राहुल गांधी ने ईडी पर अफवाह फैलाई। योगी को अपनों ने घेरा, गैरों में कहां दम था। कुदरत का क्रोध, पहाड़ से मैदान तक हर ओर। राहुल गांधी ने जो सनसनीखेज दावा किया, सबसे पहले उसी खबर की बात कर लेते हैं और सवाल यह कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। राहुल ने ईडी पर अफवाह फैलाई क्या? दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि नजूल संपत्ति विधेयक पर यूपी में छिड़े घमासान में आखिर अब तक क्या हुआ, जिसे लेकर सवाल है कि क्या योगी को अपनों ने घेरा, गैरों में कहां दम था। साथ ही बात महाराष्ट्र की भी होगी, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति की, जिसमें मुंबई पर कमल की खास नजर है। और आखिर में बात हम करेंगे दिल्ली से एक परेशान करने वाली खबर आई। कैसे एक शेल्टर होम में 14 बच्चों की जान चली गई, प्रशासन सोता रहा। इन सभी खबरों की पड़ताल के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। अंकित गुप्ता मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, वीरेश पांडे को आप देख सकते हैं लखनऊ से, वैभव परब हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं और रविकांत भी आपको दिल्ली से नजर आएंगे, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। आप सभी से मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले बड़ी खबर, ईडी पर राहुल गांधी का सनसनीखेज दावा, चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी रेड मार सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि ईडी अधिकारियों का इंतजार वो कर रहे हैं। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने रेड की जानकारी उन्हें दी है और राहुल ने बाकायदा यह भी लिखा है अपने एक्स पोस्ट पर कि चाय बिस्किट से मैं स्वागत करूंगा ईडी के अधिकारियों का। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास, हमारे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है। अंकित, आज सियासी गलियारे में किस तरह की हलचल देखने को मिली है राहुल गांधी के इस बयान के बाद, जो कुछ उन्होंने लिखा है एक्स पोस्ट पर? देखिए अखिलेश, जैसे राहुल गांधी अब सिर्फ सांसद नहीं है, वो विपक्ष के नेता भी हैं। ऐसे में उनका कद तो और ज्यादा बढ़ ही गया है। ऐसे में जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए ईडी हमारे यहाँ छापेमारी कर सकती है और मैं उनका स्वागत करूंगा, तो निश्चित तौर पर उस पर जो है राजनीतिक बयानबाजी भी दिखी और आरोप प्रत्यारोप भी दिखा। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि राहुल गांधी ने जो बात कही है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ये बताना चाहते हैं कि जब भी कोई बात जो कि सरकार के बड़े पद पे बैठे हुए लोगों को नागवार गुजरती है, तो फिर उनके यहां सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाता है। और राहुल गांधी ने उसका उदाहरण देते हुए भी बताया है कि संसद में उन्होंने जो चक्रव्यूह वाली बात कही, जो बयान दिया, वो जो बीजेपी के आला नेताओं को नागवार गुजरा है और इस वजह से अब ईडी की छापेमारी हो सकती है। यानी कि एक तरह से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है राहुल गांधी ने कि जो भी बात सरकार के खिलाफ होगी या सरकार को नहीं पसंद आएगी, वहां पर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके छापेमारी की जाएगी और नेताओं को परेशान किया जाएगा। ये बात हुई राहुल गांधी की और उनकी पार्टी के नेताओं की। लेकिन जो बीजेपी है वो उसका काउंटर ये दे रही है कि राहुल, मैं उस पर आगे बात करूंगा अंकित, आपके पास लौटूंगा। दरअसल राहुल गांधी के ईडी वाले दावे पर हंगामे की स्थिति नजर आ रही है। बीजेपी ने पूछा है कि कुछ नहीं किया तो डर क्यों। उधर संजय राउत ने विपक्ष के खिलाफ साजिश से बता दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि विदेश की धरती पर यह साजिश रची गई है। गिरिराज सिंह ने राहुल के दावे को अफवाह कह दिया। शशि थरूर कह रहे हैं कि राहुल किसी से नहीं डरते। 14 का कार्यकाल छिपा नहीं है जिसमें 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए थे। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो उन्हें डरना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं किया तो डरने की आवश्यकता क्या है। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। सुना होगा ना, यही बात है। तो सुनने के बाद उसने ये रख दिया कि अगर अब आना चाहते तो ये हम डरेंगे नहीं। और डर ही उनको बता रहा है कि इनको पूरा अनुमान बता रहा है कि आपने जो घोटाले किए हैं आप बच नहीं सकते। जब भी कोई उनके खिलाफ जाता है बीजेपी के, उनकी भाषा में नहीं आता, उनकी लाइन में नहीं आता, उनको टारगेट किया जाता है। मेरे साथ अंकित गुप्ता दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। और देखिए अंकित, संजय राउत को भी आपने सुना होगा, वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। वो कह रहे हैं कि हम लोगों पर हमले भी हो सकते हैं और विदेश की धरती से इन सब की साजिश रची जा रही है। तो अब सवाल यह भी खड़ा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब कुछ एक पॉलिटिकल स्टंट है।
बिल्कुल अखिलेश, और ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव जिसका मैं जिक्र कर रहा था, संजय राउत का बयान भी उसी ओर आगे बढ़ते दिख रहा है कि उन्होंने पहले कहा कि राहुल गांधी पर हमले हो सकते हैं, बाद में कहा हम लोगों पर। हम लोगों पर क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन लगातार सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और इस वजह से उन्होंने इस बात का इशारा किया, देखिए हम लोगों पर हमले हो सकते हैं। अब उन्होंने यहां पर ईडी और सीबीआई का जिक्र नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से वो हमले वो उसी का जिक्र कर रहा है कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमको परेशान किया जा सकता है, हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं। तो राहुल गांधी हो, संजय राउत हो या तमाम विपक्षी नेता, वो यही नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव जनता के बीच यही संदेश देने की कोशिश कि जो भी बात जो सरकार के खिलाफ होगी, अगर सरकार को रास नहीं आएगी तो ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपने गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के नेताओं का भी बयान सुन लिया, उनका यह कहना है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, यानी कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है उनको कहीं एक डर है। लेकिन वो डर क्यों है? यानी उन्होंने कहीं कोई घोटाला किया है, कोई गड़बड़ी की है, तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। गिरिराज सिंह ने तो अंकित यहां तक कह दिया कि अब तक जितने भी विपक्ष के नेता हुए उनमें सबसे झूठे हैं राहुल गांधी। मतलब आप देखिए ये जो डिस्कोर्स है, ये जो विमर्श है, किस ओर जा रहा है। किसी जमाने में अरविंद केजरीवाल भी इस तरह के बयान देते थे कि ईडी वाले उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, चुनौती देते थे। एक दिन उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो क्या राहुल गांधी के साथ भी ऐसा हो सकता है? ये सवाल बना हुआ है। बहरहाल अब मैं अगली खबर का रुख करना चाहूंगा। आज की एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में योगी का एक और फैसला अटक गया है। प्रवर समिति को भेजा गया नजूल संपत्ति विधेयक। तो यूपी सरकार के सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सेलेक्ट कमेटी को इसे भेज दिया गया है। सरकार संगठन की सहमति से रोका गया बिल, ये सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने बिल पर आपत्ति जताई थी। भूपेंद्र चौधरी से मिले हैं इस बीच सिद्धार्थनाथ, हर्ष वाजपेयी। इस बिल से पूरे राज्य में नुकसान की आशंका जताई गई थी। बीजेपी के अंदर से ही इसका विरोध शुरू हो गया था और कुछ सहयोगी पार्टियों की तरफ से भी बयान आने शुरू हुए थे। और हमारे साथ वीरेश, हमारे सहयोगी, इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से मौजूद हैं। किन परिस्थितियों में बैकफुट पर सरकार को आना पड़ा है वीरेश? देखिए, 4 जून के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। योगी आदित्यनाथ की, सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए 4 के 4 फैसले पलट दिए गए। विधायकों के दबाव में, पार्टी अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम के दबाव में और कार्यकर्ताओं, नेताओं और जनता के विरोध के बाद, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये जो फैसला है प्रवर समिति को भेजना, इसे भी हम इसी नजरिए से देख सकते हैं। 4 जून के बाद के बदले हुए परिदृश्य में, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो संगठन मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, वो दबाव बनाने की स्थिति सरकार पर कर रहा है। और उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि सरकार अपने जो किए हुए फैसले हैं उसे लगातार पलट रही है। नहीं तो 4 जून से पहले किसी की हैसियत नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ के किए हुए किसी काम पर उंगली उठा सके। और यही नतीजा है कि 17 से लेकर और अब तक, यानी 4 जून से पहले तक योगी आदित्यनाथ ने जो चाहा वो लागू किया, उसे मनवाया, उसे चालू कराया, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे कुछ भी हो। ये उनकी कार्यशैली है। बदली हुई परिस्थितियों में ये तमाम दबाव काम कर रहे हैं, क्योंकि 27 भी जीतना है, 29 भी जीतना है। भारतीय जनता पार्टी 24। मैं आऊंगा वीरेश पांडे, दोबारा लौटूंगा आपके पास। दरअसल योगी के फैसले पर अपनों ने ही सवाल खड़े किए हैं, जैसा कि वीरेश भी बता रहे थे आपको। बिल आने से लोग प्रभावित होंगे, ये कहा भूपेंद्र चौधरी ने। ओपी राजभर ने कहा कि बिना संशोधन के पास ना हो बिल। उधर संजय निषाद ने तो यह कह दिया कि नदी किनारे रहने वाले कागज कहां से लाएंगे। तो जो अपने हैं उन्हीं की तरफ से जब इस तरीके के बयानात आने लगे तो फिर क्या होगा आगे, इसे समझा जा सकता था। तो बहुत बड़ी संख्या आबादी है जो इससे प्रभावित होने वाली है और हम सब लोग आपस में बातचीत करके और सहमति बनाकर सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार समिति इस पर निर्णय करेगी। विधेयक का जहाँ तक सवाल है तो सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, तो इसमें परीक्षण होने दीजिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो फैसला करता है वो ठीक है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो रहा है। पार्टी के अंदर कोई विरोध नहीं, पार्टी हर चीजों पर विचार करती है, विरोध कोई नहीं। एक और सहयोगी पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी दरअसल इस बिल को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर कर दी थी। तो बीजेपी में घमासान पर अब अखिलेश यादव तंज कर रहे हैं कि कुछ लोगों के फायदे के लिए आ रहा है बिल, कुछ नेता जमीन हड़पना चाहते हैं। अखिलेश ने एबीपी न्यूज की खबर भी पोस्ट की।
तो अखिलेश यादव चुटकी लेते हुए नजर आए कि कुछ लोगों के फायदे के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो बीजेपी के अंदर घमासान की स्थिति है, जो उनके सहयोगी हैं वहां पर वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और इन सब के अलावा आप देखिए अखिलेश यादव ने जो चुटकी ली, अखिलेश यादव के अलावा नजूल संपत्ति विधेयक के बहाने विपक्ष के कई नेता बीजेपी पर हमलावर हैं और इसे बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई वो बता रहे हैं। नजूल भूमि पर कहीं न कहीं सरकार की गिद्ध दृष्टि है और सरकार में बैठे लोगों में मिली जुली नूरा कुश्ती है, कोई अंतर विरोध इनका नहीं है। क्योंकि उनके अंदर से ही आवाज उठने लगी, इस बिल का विरोध होने लगा। देश में लड़ाई चल रही है, ये यूपी के बीजेपी की लड़ाई के तौर पे मत आप देखिए, ये मोदी वर्सेस योगी की लड़ाई है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल दिशाहीन है, उनको कोई एक साफ दिशा नहीं है। आइए एक बार फिर से मैं आपको लखनऊ लिए चलता हूं। आपको वीरेश पांडे नजर आ रहे हैं मेरे सहयोगी। वीरेश, देखिए विपक्ष के जो नेता होते हैं वो तो आलोचना करेंगे ही और उसी लाइन पर सारे बयान हम देख भी रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए असहज होने वाली स्थिति इसलिए पैदा हो गई है ज्यादा क्योंकि अंदर से ही बागी सुर सुनाई पड़ रहे हैं और सहयोगियों की तरफ से भी। देखिए, निश्चित रूप से सहयोगी हो और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता, मैंने बता दिया कि डिप्टी सीएम अध्यक्ष कोई भी हो, 4 जून के बाद इस प्रदेश की स्थिति बदली है, योगी आदित्यनाथ की स्थिति बदली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थिति बदली है और विपक्ष के दोनों बड़े नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनकी जो स्थिति है, उनकी पार्टी की स्थिति है, वो भी बदली है। इन बदली हुई परिस्थितियों के नतीजे जो हैं, उस परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो अब तक 4 फैसले लिए हैं, उससे उनको पीछे हटना पड़ा है। ये योगी आदित्यनाथ की शैली नहीं है, बल्कि ये परिस्थिति जन्य शैली है जो उत्पन्न हुई है, जिसका वो सामना कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और उसी का एक नमूना जो अगली खबर हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि योगी के खिलाफ बीजेपी विधायक के बागी सुर सुनाई पड़ रहे हैं। उन्नाव से बीजेपी के विधायक ने कई गंभीर आरोप लगा दिए। सीएम योगी के विभाग पीडब्ल्यूडी पर यह आरोप लगाए गए हैं। अनिल सिंह ने लेटर में लिखा, चिट्ठी लिखते हुए वो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान को यह चिट्ठी लिखी गई है। विभाग के कुछ क्लर्क पर एक्शन की मांग की गई है। यह अनिल सिंह की तरफ लिखी गई चिट्ठी आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं जिन बातों का जिक्र किया गया है। और अभी एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर अभी एक बड़ी खबर आ गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको पता है कि 3 युवाओं की जान इसमें चली गई थी। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर अभी की सबसे बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। एक ऐसा मामला जिसमें एमसीडी से लेकर तमाम अधिकारी सवालों के घेरे में हैं और इसमें अब सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। आप देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से कैसे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट का बहुत ही सख्त रुख देखने को मिल रहा है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता। अंकित। जी बिल्कुल अखिलेश, हाईकोर्ट की नाराजगी भी देखने को मिली थी सुनवाई के दौरान, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस की जो इस मामले में जांच रही है पिछले 4-5 दिनों की, वो जो है उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जिन फाइलों को जब्त किया जाना चाहिए था अब तक वो नहीं देखने को मिला। और एमसीडी कमिश्नर भी वहां पर कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने कई तरह के सवाल पूछे। हालांकि दिल्ली पुलिस कोर्ट से एक अपील करती रही, हमको 3-4 दिनों का वक्त और दे दीजिए, हम आपको जो है भरोसेमंद जांच करके देंगे, हम आपके सामने तमाम तथ्य रखेंगे। लेकिन जब कोर्ट ने अपना आदेश दिया, साफ तौर पर कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। कोर्ट ने इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इस जांच की निगरानी करे। यानी कि मामले की जांच कौन करेगा? सीबीआई और सीवीसी इस मामले की जो जांच की निगरानी करेंगे। कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी कहा है कि सीवीसी जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करे। यानी कि जो सीबीआई जांच करेगी उस मामले की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और जांच समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। यानी कि कोर्ट का यह कहना है कि इस मामले में जिस तरीके की जांच हुई है और वो जो तथ्य सामने आए हैं वो उचित
जांच की ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। और अखिलेश, अभी कुछ देर पहले जब कोर्ट सुनवाई कर रही थी, कोर्ट ने एक टिप्पणी भी करते हुए जो फटकार लगाई थी, कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में आपने एक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जो अपनी गाड़ी लेकर के उस रास्ते से गुजरा। कहीं ऐसा, हमको तो यह लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप पानी के खिलाफ भी चालान बना दें। यानी कि कोर्ट कितना बहुत बड़ी टिप्पणी, इस टिप्पणी से समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा तंज है कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई थी, और उस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे थे जिस अंदाज में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था। कुल मिलाकर अंकित, शुरू से इस मामले में देखने को मिला कि हीला हवाली करती एजेंसियां नजर आईं। अव्वल तो किसी रिहायशी इलाके में, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे पानी क्यों जमा हो जाता है, जल निकासी की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं, पहले से क्यों नहीं नालों की सफाई की जाती है, यह एक बहुत बड़ी जानलेवा लापरवाही थी। उसके बाद जब पानी अंदर चला गया तो वहां बेसमेंट में पढ़ाई क्यों हो रही थी, क्यों इस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट मशरूम की तरह उगाए हैं। यानी तमाम जो एजेंसियां हैं सवालों के घेरे में शुरू से थी, लेकिन जो ये हीला हवाली लगातार चलती रही अंकित, क्या इसी का परिणाम है कि हाईकोर्ट का यह सख्त रुख देखने को मिला है? बिल्कुल अखिलेश, और समझा जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, इस मामले में जैसे ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई, हालांकि बाद में उसको जमानत अब कोर्ट से मिली है, लेकिन एक ड्राइवर को आपने गिरफ्तार कर लिया ये कहते हुए कि वो तेज रफ्तार से गाड़ी निकाल के गया पानी में, उसकी वजह से गेट टूट गया और बच्चों के अंदर जब पानी जलभराव हो गया और बच्चों की मौत हो गई। ये अपने आप में हास्यास्पद जो है पुलिस की दलील थी, लेकिन फिर भी अब पुलिस की कार्रवाई है, अब तो कोर्ट ने जमानत दे दी है और हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है। और इस सबके बीच में हाईकोर्ट की एक और टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हमें लगता है कि दिल्ली में भयंकर अव्यवस्था है। यहां पर एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के ऊपर टालामटोल करती रहती है जब भी हम जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं। कोर्ट यही नहीं रुकी, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यहां तक कहा कि दिल्ली में यही नहीं पता चल रहा है कि आखिरी बार कैबिनेट की बैठक कब हुई। यानी कि दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, डीडीए हो, एनडीएमसी हो, जो तमाम संस्थाएं, पीडब्ल्यूडी हो, तमाम संस्थाओं सबको कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान कटघरे में खड़ा किया है। और अब कोर्ट का अभी भी आदेश जारी है। इसमें कोर्ट अब आदेश में क्या कह रहा है, कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि एमसीडी कमिश्नर ये सुनिश्चित करें कि सभी नाले साफ हों, अगर उन पर अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए। यानी कि कोर्ट की चिंता ये जो घटना हुई है इसको लेकर तो है ही, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से नालों की सफाई नहीं होती है उसके चलते तो दिल्ली में जरा सी बारिश के बाद में बाढ़ ऐसे हालात बन जाते हैं। बिल्कुल, और ये जो परिस्थितियां बार बार अंकित बनती हैं उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह होती है कि बड़ी मछलियां नहीं फंसती हैं। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ छोटी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है आई वॉश के तौर पर, और फिर सारी चीजें ये जस की तस नजर आने लगती हैं। शायद ये एक बड़ी वजह रही है कि इस बार दिल्ली हाईकोर्ट का बहुत सख्त रुख देखने को मिला है और अब इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी गई है और इसके ऊपर सीवीसी की भी नजर रहेगी। ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ था, 3 लोगों की जान गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट बहुत ही सख्त है। हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और मामले की जांच का जिम्मा अब सीबीआई को दे दिया गया है और बाकायदा कहा गया है कि सीवीसी इसका निरीक्षण करें। दिल्ली की व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की कि भयंकर अव्यवस्था यहां पर है। किस एजेंसी को क्या काम करना है, क्या उन्हें पता नहीं है। यह पता नहीं कि कैबिनेट की आखिरी बैठक कब हुई। दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था पर विचार की जरूरत है। यह तमाम टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और ऐसे में यह कहा गया है कि हम इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई हो, यह बात भी कही गई है जज की तरफ से। सीबीसी इस जांच की निगरानी करें और सीबीसी जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति करें। जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो। एमसीडी कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि सभी नाले साफ हों, अगर उन पर अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आशीष, हाईकोर्ट की यह टिप्पणी क्या कहती है और खासतौर पर जब यह कहा जाता है कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई हो? तो बड़ा लैंडमार्क एक तरह से फैसला किया है आज हाईकोर्ट ने और सीधे जांच सीबीआई को सौंप दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सीबीआई की जो जांच होगी उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मॉनिटर करेगा। साथ में वो ये कहते हैं कि एमसीडी तो ऐसा लगता है कि भंग कर देना चाहिए। सरकार और डिफरेंट एजेंसीज एक दूसरे पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप करते उसको लेकर के बड़ा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है हाईकोर्ट की तरफ से। तो मुझे लगता है ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा और टाइमली है, इसकी ज़रूरत भी थी। लगातार अखिलेश हम देख रहे हैं जिस तरह से इसमें लैक लस्टर रवैया दिखाया जा रहा है। बच्चों की जान चली गई, उसके बावजूद अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा है कि आखिर मुख्य दोषी कौन है, उसको कितनी कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया और मैं फिर से
दोहरा दूं, सिर्फ सीबीआई जांच नहीं करेगी, उसको मॉनिटर करेगी सीवीसी। मुझे लगता है कि इस तरह का जजमेंट हाल फिलहाल पीछे कभी नहीं आया होगा। जब इतना जिस तरह का जजमेंट दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हाईकोर्ट को इस बात का एहसास है कि यहाँ पर इंटरवीन करने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि उनकी तरफ से कमेंट आया है कि एमसीडी अपना काम नहीं कर रहा है। एमसीडी को तो लगता है भंग कर देना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना होगा और जल्द से जल्द इस पे जांच करा के जो भी कार्रवाई होगी, मुझे लगता है सीबीआई जल्द से जल्द उसको सुनिश्चित कोर्ट का रुख बहुत ही सख्त था। दिल्ली पुलिस पर भी टिप्पणी की गई, जिस तरीके से ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया था कि ड्राइवर चूंकि तेज गति में वहां से गाड़ी लेकर गुजरा, इसलिए पानी का वो प्रवाह बेसमेंट की तरफ गया और उन बच्चों की जान चली गई। इस पर भी हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि अगर ये रुख है जांच एजेंसियों का, तब तो पानी के खिलाफ भी चालान काट दीजिए। हाईकोर्ट से एमसीडी को कड़ी फटकार लगी है कि एमसीडी अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही है, एमसीडी को अब भंग करने की जरूरत है। सिविक एजेंसियों के पास काम के लिए फंड नहीं, नागरिक सुविधाओं का ढांचा पुराना हो चुका है, यह कहना हाईकोर्ट का। राजेंद्र नगर सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी निधि वहीं पर मौजूद हैं और उनके साथ कई बच्चे भी हैं, वहां पर स्टूडेंट्स भी हैं। निधि, क्या कह रही हैं स्टूडेंट्स अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद? बिल्कुल अखिलेश, देखिए अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है, तो क्या स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बड़ी और पहली जीत है? मैम, बड़ी जीत तो नहीं कह सकते हैं। सीबीआई को जांच सौंपी गई है, माननीय न्यायालय का ये फैसला है, हम बहुत खुश हैं इससे और हमारा साथ माननीय न्यायालय देगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैम, जीत हमारी तब भी होगी जब हमारे डिमांड्स पूरे होंगे और बहुत हद तक डिमांड्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। मैम, आगे भी उम्मीद है कि इसमें अगर हाईकोर्ट घुस गई है तो डिमांड्स हमारे पूरे होने के चांसेस बन रहे हैं। लोगों को उम्मीद थी कि सीबीआई जांच करेगी? जी बिल्कुल, हमें उम्मीद थी, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने जो है ट्रांसपेरेंसी को छुपाए, इन्होंने किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी इस समय नहीं था, क्योंकि हम लोग आई विटनेस के रूप में थे और ये सीबीआई जांच हुई, इससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन ये जो है फास्ट ट्रैक में होना चाहिए, सीबीआई जल्दी से जल्दी रिपोर्ट हम लोग सामने करे और सीसीटीवी फुटेज जो है पब्लिक डोमेन में आए, जिससे हम लोग जो है पता चल सके कितनी कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि 3 कैजुअलिटी नहीं हुई, 3 से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, पुलिस के द्वारा छुपाया गया है। और सीबीआई जांच होने से हम लोग एक बहुत बड़ी जीत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक संतुष्टि अंदर आई है कि सीबीआई जांच को दिया गया। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे, और आज सीबीआई को जब जांच सौंपी गई है, तो क्या लगता है कि थोड़ी बहुत संतुष्टि मिली? मैम, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ से लेके सभी प्रेस के दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात यह है कि ये जो हम लोग यूनाइट हो गए और इसका ये नतीजा है, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। बात यह है ना, यूपीएससी एस्पिरेंट जो है ये गांधी पढ़ते हैं, ये भगत सिंह भी पढ़ते हैं, नेल्सन मंडेला से लेके सब लोग पढ़ते हैं। तो एक अहिंसा की विचारधारा के ऊपर हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे थे और अच्छा हो गया कि सीबीआई की जांच हो गई। एक बात याद रखिएगा, इफ लैम्प ऑफ जस्टिस इज ऑफ देन यू कांट काउंट अमाउंट ऑफ डार्कनेस। और ये बड़ी जीत है आज की कि सीबीआई ने ये सीबीआई की तरफ सौंप दिया है। और दूसरी बात ये है कि कई सारे तमाम मुद्दे मेरे साथियों ने भी यहाँ पे उठाए हैं। इन्हीं से पूछ लेते हैं, आपके हाथ में ये पोस्टर है, इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे, सीबीआई को जांच सौंपा गया है और ये सीबीआई को जांच सौंपी गई है, तो हमें एक संतुष्टि मिली है कि हमारी बातें मतलब अब ट्रांसपेरेंट वे में आगे बढ़ सकती है और इसका कुछ नतीजा हमें मिल सकता है। मैम, यहाँ पे बहुत सारी समस्या है। पहले तो मैम जो बच्चे मरे हैं उनको तो सबसे पहले कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जो ये बच्चे मरे हैं, जो मतलब बच्चे पता नहीं चल रहे कहाँ गए हैं, हमें सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए, हमें एफआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए। और जो ये सीबीआई को सौंपी गई है सीवीसी के थ्रू, हमें ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू इसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे? हम लोग एक्सपीरियंस पूरी तरह से स्वागत करते हैं सीबीआई को जो सौंपा गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और ये एक्सपीरियंस का और उत्साह बढ़ाएगी, हमारा आंदोलन और आगे बढ़ेगा। छात्रों को संतुष्टि तो है, लेकिन अभी इन्हें कार्रवाई का इंतजार है और जिस तरह से मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे थे वो मुआवजा मिले पीड़ित परिवारों को, ये भी इनका कहना है। एमसीडी और पुलिस पर हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, सब एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहते हैं, एक साथ मिलकर काम नहीं करते, ये कहना हाईकोर्ट का। इस पूरे मामले में अगर आप देखिएगा तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही थी। 2 सरकारें भी हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई थी। और सीधे मैं आपको लिए चलता हुआ अंकित गुप्ता के पास। अंकित, कोई नई खबर आ रही है क्या, कुछ अपडेट है आपके पास?
जी बिल्कुल, बड़ा अपडेट आ रहा है और क्योंकि अभी हाईकोर्ट का ये फैसला खत्म नहीं हुआ, हाईकोर्ट का ये फैसला जारी है और हाईकोर्ट की नाराजगी आप समझिए, 1 साल से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं हो रही है। ये हाईकोर्ट कह रहा है कि एमसीडी का चुनाव पिछले साल हुआ था लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की 1 साल से बैठक नहीं हुई। कमिश्नर सीमित राशि की मंजूरी दे सकते हैं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। वहीं बच्चों को स्कूल बैग खरीदने जैसी चीजें भी नहीं हो पाती हैं। सरकार की कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, कोर्ट तो यह भी कह रही है कि दिल्ली में कभी सूखा कभी बाढ़ की शिकायत करते हैं, अगर बारिश का पानी बचाएं तो अगले साल सूखा नहीं होगा। लेकिन एक और बहुत बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की, अगर सरकार मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो कभी आधारभूत ढांचे का विकास नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोर्ट जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एमसीडी को कटघरे में खड़ी कर रही है, खड़ा कर रही है दिल्ली सरकार को भी, क्योंकि कोर्ट क्या कह रही है कि अगर आप मुफ्त की जो है चीजों को बढ़ावा देते रहेंगे, संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो आधारभूत ढांचा खड़ा कैसे करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली का जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीधे तौर पर यह टिप्पणी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके लिए है, क्योंकि मुफ्त वाली बात जो बार बार निकलकर सामने आती है उसे लेकर भी कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। मदिहा भी मेरे साथ मौजूद है। मदिहा, आज हाईकोर्ट का यह फैसला, इसको कैसे देखा जाए? इसमें अगर हम बिटवीन द लाइंस खबर निकालने की कोशिश करें, क्या देख रही हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राजेंद्र नगर में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है और उसके बाद ये जो आदेश आया है हाईकोर्ट की तरफ से, इस बहुत अहम है क्योंकि सीबीआई को जांच ट्रांसफर हो गई। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहे हैं, दिल्ली वाले उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब जांच में कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी सामने आए जिसमें कुछ नतीजे पर पहुंच पाएं, क्योंकि लगातार दिल्ली में ये पहला मामला नहीं है, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके बाद से लगातार सवाल उठते आए हैं। दिल्ली सरकार पर सवाल उठे हैं, एमसीडी पर सवाल उठे हैं और आज आपने देखा कि हाईकोर्ट के अंदर जो है वो दिल्ली पुलिस को भी फटकार पड़ी है और एमसीडी कमिश्नर को भी फटकार पड़ी है। वो इसीलिए क्योंकि ना तो एमसीडी की व्यवस्था जज को समझ में आ रही है कि आखिर चल कैसे रहा है और ना ही दिल्ली पुलिस ने किस तरह से जाँच अब तक की है वो समझ में आई, क्योंकि उन्होंने आयोग से सवाल किया कि आखिर आपने इन बिंदुओं पर काम किया, क्या आपने इन बिंदुओं पर काम किया और इसमें आपको क्या मिला? तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एमसीडी कमिश्नर से क्या कुछ कहा, उन्होंने ये बात भी कही कि कमिश्नर के पास एक लिमिटेड ही वो होता है, परमिशन होती है जितना वो ग्रांट दे सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकते। बड़ी बात जो निकल कर आ रही है आज जो हाईकोर्ट का फैसला है आशीष, मुझे लगता है कि ये फैसला एक नजीर आने वाले दिनों के लिए भी बनेगा, क्योंकि गाजीपुर की घटना हम लोग के सामने है, कैसे एक मां और बच्चे की जान चली गई नाले में गिरने की वजह से। आए दिन इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं जिसके लिए सिविक एजेंसी जिम्मेदार हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा अखिलेश आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक लैंडमार्क जजमेंट होगा। आखिरकार कम से कम उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सकेगा। अभी मैंने देखा निधि जब बात कर रही थी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि एक लड़के ने ये तक कहा कि शायद मौतें ज़्यादा हुई हैं। इस पर मैं इससे ज़्यादा कोई कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन उनका आरोप है कि शायद इस तरह की खबर को भी दबाया गया। अगर सीबीआई जांच करती है तो वो तह तक जाएगी और जो जो जिम्मेदार हैं उनको चुन चुन कर निकाला जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ सीबीआई को जाँच करने के लिए नहीं कहा है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को उसकी निगरानी करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए कहा है। तो पूरी पैनी नज़र के साथ इस पर जांच होगी। जांच से निश्चित तौर पर अच्छी बात ये रहेगी कि कम से कम इन पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सकेगा जिनके बच्चों की जानें गई हैं, और कम से कम एक सबक सामने होगा लोगों के लिए कि आगे से इस तरह की घटना ना हो और जो भी प्रिकॉशंस लेने हो उसको लेकर के ही ऐसे कोचिंग सेंटर्स चलाए जाए। तो मुझे लगता है इस दिशा में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निर्णायक फैसला है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अंकित, एक बात और जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप भी कर रहे थे कि कोर्ट की टिप्पणी में यह बात भी कही गई कि अगर मुफ्त की संस्कृति को बढ़ावा देते रहेंगे तो कभी भी आधारभूत ढांचे का विकास नहीं कर पाएंगे। तो क्या एक तरीके से कोर्ट ने इशारे में यह कहने की भी कोशिश की है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दीजिए, सिर्फ वोट हासिल करना मकसद नहीं होना चाहिए इस तरह के कदम उठाकर मुफ्त वाली योजनाओं को चलाकर? बिल्कुल अखिलेश, कोर्ट ने जो है साफ तौर पर यह कहा है। पहले उससे पहले एक अपडेट दे देता हूं, कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर दोबारा विचार की जरूरत है। ये कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि दिल्ली के प्रशासनिक और आर्थिक ढांचे पर दोबारा विचार की जरूरत है। और कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से दिल्ली में जो है जो मुफ्त की संस्कृति चल रही है उसके चलते जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, फंड्स की कमी हो रही है, एमसीडी के पास फंड नहीं पहुंचा दिल्ली सरकार से। एक और महत्वपूर्ण चीज अखिलेश, जिस पर अभी राजनीतिक बयानबाजी भी होगी, वो क्या है? कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में मार्च के बाद से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? क्योंकि कैबिनेट बैठक, जो कैबिनेट का मुखिया होता है वो होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कौन है? आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यह कहा था कि मैं जेल से सरकार चला लूंगा, लेकिन जेल से कैबिनेट की बैठक नहीं चल सकती है। तो कोर्ट ने भले यह कहा हो कि मार्च के बाद से कैबिनेट बैठक नहीं हुई, लेकिन देखिएगा अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, जेल की सलाखों के भीतर हैं, और अब अगर वो बाहर बीच में एक बार निकले भी थे तो कोर्ट ने यह शर्त रखी थी कि वो सरकारी कामकाज नहीं करेंगे। यानी कि अब कैबिनेट की बैठक होगी तो कैसे? अगर कोई फैसला लेना है, कोई फंड डाइवर्ट करना है, फंड कहीं पर एलोकेट करना है, तो वो कैसे होगा? वो तो कैबिनेट के जरिए अप्रूव होगा ना। वो कैबिनेट की बैठक तो हो ही नहीं रही है। तो इस वजह से ये कोर्ट का ये फैसला अपने आप में एक नजीर तो बनेगा ही, लेकिन इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी जरूर होगी। लेकिन इस वक्त हम राजनीतिक बयानबाजी पर नहीं भी जाते हैं, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा नहीं, उस पर हम नहीं भी जाते हैं, लेकिन आशीष आपसे समझना चाहूंगा, क्या इससे एक मिनट, एक बड़ी खबर आ गई है, रेवड़ी पॉलिटिक्स पर भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। मुफ्त की संस्कृति से बुनियादी ढांचे का विकास नहीं, यह कहा हाईकोर्ट ने, जो थोड़ी देर पहले हम लोग दर्शकों को बता भी रहे थे। पैसे जुटेंगे तभी काम होगा। हाईकोर्ट ने जीएसटी का उदाहरण दिया कि देखिए जीएसटी से कैसे टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, और थोड़ी देर पहले ये पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचा भी रहे थे। और अंकित, ये वही वाली बात है, मुफ्त की संस्कृति वाला जो सवाल आपसे मैंने पूछा था, इसी दिशा में कोर्ट की टिप्पणी है। जी बिल्कुल, और कोर्ट की गंभीर टिप्पणी है। इस सबके बीच में अखिलेश एक और बड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली जैसी जगह में भी आप पैसे नहीं जुटा पा रहे तो आप प्रशासनिक रूप से अक्षम हैं। यानी कि कोर्ट की नाराजगी ये है कि लगातार कभी दिल्ली सरकार, कभी एमसीडी ये कहती है ना कि हमारे पास में पैसे की कमी है, हमको केंद्र सरकार से कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं से हमारे पास में पैसा नहीं आ रहा है। तो अब कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा है कि अगर दिल्ली जैसी, यानी कि देश की राजधानी जहां पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह का जो है बिजनेस है, वहां पर भी अगर आप पैसा नहीं जुटा पा रहे तो आप प्रशासनिक रूप से अक्षम हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। और ये आशीष सीधे तौर पर अगर मैं देखूं तो दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके लिए भी किरकिरी है ना, उनकी भी तो फजीहत होगी। दोनों तीनों टिप्पणियां जितनी भी हैं, चाहे रेवड़ी पॉलिटिक्स वाली बात हो या फिर ये कहा गया कि मार्च से लेकर अभी तक कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है सबको पता है। देखिए, मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूं कि अभी अभी अचानक पैरेलल एक और बड़ा डिसीजन एलजी साहब ने लिया है, क्योंकि हम दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इस बात के जांच के आदेश दे दिए हैं कि जो दिल्ली में और एनसीआर रीजन में शेल्टर होम्स चल रहे हैं उसमें जो डेथ्स हो रही हैं उसकी इंक्वायरी करें और 1 हफ्ते के अंदर जवाब दें। तो निश्चित तौर पर ऐसे समय पर जब हाई कोर्ट ने इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्चर्स दिए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर इट इज़ रिफ्लेक्टिव। ये दिखाता है कि दिल्ली सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, और अगर कर रही होती तो इस तरह का बड़ा हादसा पेश नहीं आता। मुझे लगता है कम से कम हाई कोर्ट के अब फटकार लगाने से ही अगर वो अपनी हरकतों को सुधारते हैं, इफ दे कम बैक इन ऑर्डर, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को डील करने में आगे मदद मिलेगी। लिहाजा जो कुछ भी हाई कोर्ट ने आज फैसला किया है, मुझे लगता है उसका स्वागत करना चाहिए। और यही वजह है कि स्टूडेंट्स भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि इससे कम से कम अखिलेश ये इंश्योर हो सकेगा कि जो कोचिंग जवाबदेही तय होगी। आशीष, आप सही कह रहे हैं, और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के पाले में एजेंसियां गेंद डाल रही हैं, मामले की जांच आगे बढ़ रही है। और वो बहुत बड़ी बात जो थोड़ी देर पहले एक छात्र भी कह रहे थे, और कई छात्रों ने पहले भी कहा कि यहां पर जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी जान गई, वो संख्या ज्यादा हो सकती है, कुछ छुपाया जा रहा है। तो अगर इस तरह की स्थितियां हैं, कुछ संदिग्ध है, तो सीबीआई की जांच में हो सकता है वो चीजें निकलकर सामने आ जाएं। लेकिन एक बात बताइए अंकित, सीबीआई की जांच की निगरानी सीवीसी को क्यों? देखिए, वो इस वजह से क्योंकि जो है एक टाइम बाउंड मैनर में, क्योंकि बहुत तरह के आरोप लगते रहते हैं कि जांच सही दिशा में हो रही है, नहीं हो रही है। और कोर्ट ने एक अभी जो सुनवाई कर रही थी उस दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि ये जांच में कमी का मुद्दा नहीं है, ये आपसी भाईचारे का मुद्दा है। वो कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है कि ये जांच जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें जो है एमसीडी के लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें डीडीए के लोग इन्वॉल्व हैं, और जो अधिकारी लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। तो कोर्ट ने यह बताने की कोशिश की है कि दिल्ली पुलिस की जांच ये जो जिस तरह से हुई है, वो जांच में कम भाईचारा ज्यादा है, और ये कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। लेकिन अखिलेश, एक बहुत बड़ी टिप्पणी और सामने आई है। कोर्ट कह रही है कि आज आप एक बच्चे को घर से बाहर खेलने की को नहीं कह सकते, पता नहीं कहां नाला खुला हो, कहां वो गिर जाए। और ऐसा हुआ गाजीपुर की घटना जो आशीष से मैं थोड़ी देर पहले सवाल भी पूछ रहा था, जब एक बच्चा गिर गया नाले में, एक मां गिर गई, दोनों की मृत्यु हो गई थी, बहुत ही दुखद घटना। और ये सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है। शुक्रिया आशीष आपका और अंकित आपका भी, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।